चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए मेरे पीछे दाऊजी महाराज का मंदिर है बलदेव में। और अभी कुछ मिनट बाकी हैं पट खुलने में, तो मैं पहले यहाँ दर्शन करूँगा। और यहीं से आज मैं अपनी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि मुझे यहीं पर आकर के समाप्त करना है। तो दोस्तों, इस समय मैं 6 बजे निकल जाता, परिक्रमा शुरू कर देता, लेकिन वो क्या है कि मुझे यहाँ दाऊजी महाराज के दर्शन करने हैं, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करूँगा। दर्शन करने के बाद मेरी यहाँ से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्र ब्लॉग में। और इस ब्रज कोस की यात्रा जो मैं साइकिल से कर रहा हूँ, इसका आप आनंद लीजिए और इससे जानकारी लीजिए कि साइकिल से भी आप इस परिक्रमा को कर सकते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, अंदर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने दाऊजी महाराज के दर्शन कर लिए हैं मंदिर में। और वीडियो फोटोग्राफी गर्भगृह की तो नहीं ले सकते थे, तो हम देखिए मैं उस और मंदिर परिसर के पास में ही एक कुंड है जिसका नाम है क्षीर सागर। तो मैं उस कुंड को आपको दिखलाता हूँ। बहुत ही सुंदर कुंड बना हुआ है। मैंने अभी आपको कुंड के दर्शन करा दिए हैं और अब हम चलते हैं जिस धर्मशाला में हम रुके हुए हैं। अपना वहाँ से सामान पैक करते हैं। सामान पैक करने के बाद हमारी आगे यह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा शुरू करते हैं। ये क्षीर सागर से ही लगी हुई ये धर्मशाला है बॉम्बे वालों की। और ये एक पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी धर्मशाला है, लेकिन बहुत ही सुंदर ये धर्मशाला है। देखिए दोस्तों, हमारा लगेज पूरा पैक हो चुका है और अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। ये मेरी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, लगेज वगैरह पूरा। ये हमारा रूम था, इस रूम में हम रुके हुए थे। तो देखिए दोस्तों, हमने जहाँ धर्मशाला से रुके थे तो वहाँ से हमें ये थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि ये गलियाँ हैं और गलियाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ता है गलियों में। अभी आगे चल के थोड़ा रोड आ जाएगा, वहाँ से फिर हम रेगुलर इस साइकिल को चला के ले चलेंगे। और ये देखिए गाय किस तरह से मेरे पास आ गई है। हम गलियों से निकल कर के ये एक नहर आ चुकी है, इसको यहाँ बम्बा बोलते हैं। तो इस नहर के किनारे से ये रोड है और रोड से और आगे चलेंगे तो एक रोड और आ जाएगा, वहाँ से हम मेन परिक्रमा वाले रोड पर आ जाएंगे। अभी हमने जो नहर के किनारे चल रहे थे तो वहाँ हम करीब 1 किलोमीटर चले होंगे, तो फिर ये परिक्रमा वाला मार्ग हमको मिल गया है और इस रास्ते से चल रहे हैं। ये वैसा रोड तो नहीं है, ये एक खरंजे टाइप का रोड है, तो रोड सही है। हालांकि ये इसमें टाइल्स लगे हुए हैं तो चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। परिक्रमा मार्ग पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पक्का ही रोड मिले। और ये देखिए कच्चा रोड है, और अगर बारिश हो जाए तो समझ लो कि किस तरह से और ये कितना ख़तरनाक हो जाएगा। और ये देखिए गांवों के बीच से होते हुए हम परिक्रमा कर रहे हैं। राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे। दोस्तों देखिए, इस समय हम चिंताहरण महादेव मंदिर आ चुके हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा।
देखिए दोस्तों, ये बलदेव से हम चले थे सुबह और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं चिंताहरण महादेव मंदिर। तो यह है एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है, बिल्कुल यमुना मैया जी के तट पर है। और कहते हैं कि यहाँ पर जब ये ग्वाल रूप में श्री कृष्ण भगवान जो हैं ब्रह्मांड के रूप में जो मुंह खोला था, तो यशोदा मैया जो चकित रह गई थी, तो उनकी जो चिंता थी बहुत ही विचलित हो चुकी थी। तो उनकी जो चिंता जो है महादेव जी ने आकर के दूर की। तो इसलिए इस मंदिर को यहाँ चिंताहरण महादेव जी के नाम से जाना जाता है। को यहाँ बंदर बहुत मिलेंगे और ये दिखाते हैं आपको, ये बहुत ही सुंदर मैया जी के तट पर ये चिंताहरण महादेव जी का मंदिर है। और आप यहाँ तट पर ये मंदिर है और ये आप देख रहे हैं खुद ये यमुना मैया जी को कल कल बहते हुए। बहुत ही सुंदर ये दृश्य आपको नज़र आएगा। दोस्तों देखिए, चिंताहरण घाट से, चिंताहरण महादेव मंदिर से हमने दर्शन करके अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आएगा वो है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बाल रूप में यशोदा मैया को उस ब्रह्मांड के दर्शन कराए। तो इस समय हम ब्रह्मांड बिहारी मंदिर गोलोक पधार चुके हैं, जब ब्रह्मांड घाट। और अभी हम आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। और यहाँ प्रसाद के रूप में मिट्टी ही का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो वो अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। देखिए यहाँ इस तरह से ये मिट्टी का ही प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है। इस ब्रज 84 कोस की यात्रा के दौरान अभी हमने ब्रह्मांड घाट के दर्शन किए। और उस मंदिर पर ख़ास बात ये थी कि उसमें मिट्टी का ही भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। और दोस्तों अब वहाँ से दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं रमण रेती के लिए। तो हमारी यात्रा अब आगे जारी है, कुछ ही समय में हम रमण रेती पहुँच जाएंगे। तो रमण रेती आ चुके हैं। हमने मेरे इधर रमण रेती आश्रम है, उस आश्रम में हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैं अपनी साइकिल नहीं छोड़ सकता। तो अंदर जो है रमण रेती में वो स्थान है जहाँ पर बलदेव और कृष्ण भगवान उस मिट्टी में लोटपोट खेला करते थे। तो आज भी श्रद्धालु वहाँ जाकर के उस रेत में लोटपोट करते हैं। और ये एक बहुत ही सुंदर और भव्य आश्रम है, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है रमण रेती। और रमण रेती के सामने ही एक गार्डन है, उसमें आपको हिरण वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे पीछे है, मैं अभी आपको दिखलाता हूँ।
दोस्तों ये देखिए, रमन रेती के बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हम थोड़ा विश्राम भी करेंगे, आधा घंटा करीब। तो वहाँ एक कवि हैं, एक मुस्लिम हैं, लेकिन मुस्लिम होकर के उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति कितना लगाव था और उनके छंद बहुत प्रसिद्ध हुए। तो रसखान जो एक कवि थे, उनकी समाधि पर चलते हैं, थोड़ा समय वहाँ गुजारेंगे। इस समय दोस्तों हम रसखान और ताज बीबी समाधि स्थल आ चुके हैं। तो चलते हैं, समाधि के दर्शन करते हैं। और ये सेल्फी पॉइंट है, श्रद्धालु यहाँ आकर के सेल्फी ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर यह झांकी लगाई गई है, यहाँ पर सजाई गई है। एक रास्ता, मेन रास्ता इधर से है और ये सामने समाधि स्थल और रसखान जी के कुछ छंद लिखे हुए हैं यहाँ, वो आपको मैं दिखलाता हूँ। ये रसखान जी की समाधि। बहुत ही सुंदर जगह है ये, बिल्कुल एकांत। आप यहाँ आराम से समय व्यतीत कर सकते हैं शांति के माहौल में। और ये रसखान समाधि की देखिए पूर्व की स्थिति और ये वर्तमान की स्थिति, सरकार द्वारा किस तरह से इसको एक धरोहर के रूप में विकसित किया गया है। ये पूर्व की स्थिति है और ये इस समय वर्तमान। तो मैं इस समय रसखान की जो समाधि स्थल है वहाँ आया हुआ हूँ और मैं ब्रज 84 परिक्रमा के तहत यहाँ इस दर्शनीय स्थल पर हूँ। तो कुछ यहाँ श्रद्धालु जो आए हुए हैं वो अछनेरा से हैं, वो अपनी प्रसादी यानी खाना वगैरह घर से लेके आए थे, वो ग्रहण कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया, तो मैंने कुछ पूड़ियाँ ले ली हैं। तो मैं भी प्रसादी पाता हूँ और मैं दिखलाता हूँ उन लोगों को भी जो अछनेरा से आए हुए हैं। ये देखिए, आपका नाम सर? गुड्डू। आप भैया जी? हैं जी? प्रदीप कटारा। ये प्रदीप कटारा जी भैया आप? ये राजू महाराज जी आप? ये सोहन जी आप? अतेंद्र सिंह राजपूत। तो इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और दोस्तों प्रसादी ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा यहाँ आधा घंटा विश्राम करेंगे। फिर उसके बाद ये हमारी यात्रा जारी रहेगी ब्रज 84 कोर्स की। यहाँ से यात्रा आगे के लिए शुरू होती है, लेकिन 12 बज चुके हैं। हम गोकुल जाते हैं, लेकिन गोकुल अब इस समय दोपहर को सभी मंदिर लगभग बंद हो जाते हैं। दोस्तों इस समय हम गोकुल से गुजर रहे हैं और गोकुल में हम जो मंदिर है श्री कृष्ण जी का, तो वहाँ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि दोपहर हो चुकी है। 12 बजे अधिकतर मथुरा वृंदावन में पट बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों उस मंदिर की एक विशेषता ये है कि वहाँ जो भी दर्शन करने जाते हैं तो आप खड़े होकर के नहीं जा सकते हैं, आपको घुटनों के बल बैठ कर के दर्शन के लिए गर्भगृह तक जाना होता है। गोकुल बैराज, मथुरा का गोकुल बैराज है ये। हम जो हाईवे पड़ा था आगरा दिल्ली हाईवे, तो उसके नीचे से निकल के हम इस रोड पर आए हैं और अभी तक यहाँ हमें रोड नहीं मिला है। इस पर खरंजा ही खरंजा है
और ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो देखते हैं कहाँ तक हमको इस तरह के रोड पर चलना पड़ेगा। इस समय दोस्तों हम तारसी गांव से होकर के गुजर रहे हैं। तारसी गांव और तालबन। देखिए तारसी गांव के बाद ये कच्चा रोड है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, मिट्टी है और मैं अकेला ही चल रहा हूँ, कोई नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि अधिकतर धूप की वजह से कहीं ना कहीं रुक गए हैं। तो मैं इस समय दोस्तों हम सौंख आ चुके हैं और अब हमें सौंख से डींग की तरफ जाना है जो कि राजस्थान में है। दोस्तों हम सौंख आ चुके थे, तो सौंख जो के अंदर एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पर इतना पानी भरा हुआ था बहुत ज़्यादा, और वो भी जाने किलोमीटर के हिसाब से। तो हम किसी तरह से बचते बचाते एक गांव में होके निकल रहे हैं। और ये देखिए रोड भी नहीं है, गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं सिर्फ। इन गिट्टियों पर से होकर के हमें पैदल पैदल चलना पड़ रहा है। हम जिस गिट्टी वाले रास्ते से आ रहे थे कम से कम हमको 1 किलोमीटर साइकिल उन गिट्टियों पर होकर के पैदल होकर के निकाल के लाना पड़ा। अब ये डीग वाला रास्ता आ गया है और आगे देखते हैं। हमारे पास पानी भी ख़त्म हो गया है, तो कहीं से पानी लेते हैं। तो मेरे पास 2 घूंट पानी था, तो वो इतना गर्म हो गया था, लेकिन फिर भी उसको पीने से थोड़ा तो राहत मिली। देखिए दोस्तों इस समय हम जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर है एक तरह से यूपी और राजस्थान का। तो अब इससे आगे हम राजस्थान में प्रवेश कर जाएंगे, डींग कस्बे डींग ज़िले में। तो यहाँ से यूपी समाप्त हो जाएगा और यह 84 कोस की परिक्रमा जो है 3 राज्यों से होकर के गुजरती है, यूपी, राजस्थान और हरियाणा। तो अभी कम से कम मुझे एक्चुअली तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि यहाँ से कम डीग 13 किलोमीटर की दूरी कम से कम हो सकती है अंदाज़न। तो चलिए चलते हैं, राजस्थान में प्रवेश करते हैं और इस 84 कोस परिक्रमा अब हम राजस्थान में करेंगे। और देखिए दोस्तों अब यहाँ से हम राजस्थान में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी अब इच्छा यही है कि डींग जो है, डींग में जाके ही हमें कहीं रुकने की व्यवस्था मिले तो वहीं हम रुकेंगे आज। राजस्थान में घुसते ही रोड कितना बेहतरीन मिला है शुरू में, लेकिन आगे चल करके नहीं कह सकते कि कैसा हो जाएगा। इतने चौड़े चौड़े रोड हैं और रोडों के किनारे बेंचें डली हुई हैं, आप विश्राम कर सकते हैं। तो राजस्थान ने तो बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है परिक्रमा वासियों के लिए। देखिए इस समय हम डीग में आ चुके हैं और ये सामने देख रहे हैं आप डीग का किला। हम यहाँ कहीं अभी ये रुकने की व्यवस्था देखते हैं। देखिए इस समय हम डीग में हैं और डीग में हमें ये खंडेलवाल श्री खंडेलवाल वैश्य समाज की एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला में आज हम यहाँ स्टे करेंगे और ये कुछ इस तरह की धर्मशाला है, मैं आपको दिखलाता हूँ। और हमने अपनी साइकिल को यहाँ खड़ा किया हुआ है और ये रूम है हमारा। धर्मशाला बहुत अच्छी है। ये रूम है, इसमें बेड पड़े हुए हैं, ये मेरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और सामने ग्रुप आते हैं तो उनके लिए रसोई वगैरह की व्यवस्था है, ये शौचालय। दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ
और इस रूम का जो मैंने रेंट दिया है वो 100 रुपये पर नाइट के हिसाब से है। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे।